हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आईपीओ के बारे में जानेंगे। आईपीओ क्या है, इंडिया में कंपनी को अपना आईपीओ इशू करने के लिए कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, आईपीओ कैसे काम करता है, ये सारी जानकारी हम जानेंगे बहुत इजी एंड सिंपल सरल तरीके में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसको ही शॉर्ट फॉर्म में आईपीओ कहा जाता है। इससे पहले जान लेते हैं बिजनेस तीन तरीके से होते हैं। पहला, अगर आपके पास पैसे है, प्लान है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, पैसा नहीं है पर आपके पास प्लान है, तो कर्ज लेकर बैंक से या प्राइवेट लेंडर से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा, आपके पास पहले से ही बिजनेस है और वो अच्छा एस्टेब्लिश बिजनेस है और आपको वो बिजनेस और बढ़ाना है, आपके पास प्लान भी है पर फंड्स की कमी है, तो आप अपना कंपनी का आईपीओ ला के फंड इकट्ठा कर सकते हो। उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए किसी के एक शहर में 5 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के शोरूम है, पर उसे अपने यह बिजनेस को और अलग अलग सिटीज़ में बढ़ाना है, पर फंड्स की कमी है, तो वो अपने कंपनी का आईपीओ इशू करके पब्लिक से फंड रेज कर सकता है। अब जानते हैं कि इंडिया में आईपीओ इशू करने के लिए कंपनियों को कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन और पेपर वर्क का सामना करना पड़ता है। पहला, कंपनी का नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, वो भी लगातार पिछले 3 साल से। अब ये नेट टेंजिबल एसेट होता क्या है, उसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है नेट टेंजिबल एसेट, दूसरा होता है नॉन टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट मतलब अगर आपकी कंपनी का कोई भी प्लांट है और वहाँ पे होने वाली सभी प्रकार की मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट, उसका आज का नेट एसेट जो वैल्यू होता है उसे कहते हैं नेट टेंजिबल एसेट। दूसरा, नॉन टेंजिबल एसेट के बारे में जानते हैं। नॉन टेंजिबल एसेट मतलब आपकी कंपनी का आपके सेक्टर में जो भी ट्रस्ट होता है, मतलब आपके प्रोडक्ट का ट्रस्ट, उसे कहते हैं नॉन टेंजिबल एसेट। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, ज़्यादातर लोग दुकानदार के पास जाते हैं और मिनरल वाटर की जगह आप बिस्लेरी की मांग करते हैं, भले दुकानदार के पास कोई दूसरे ब्रांड की मिनरल वाटर होना हो, बिकॉज बिस्लेरी ने अपने सेक्टर में एक ट्रस्ट मीन्स एक नॉन टेंजिबल एसेट क्रिएट किया है। बट आईपी इशू करते वक्त हम ओनली टेंजिबल एसेट ही काउंट कर सकते हैं। दूसरा, मॉनेटरी एसेट नेट टेंजिबल एसेट के मुकाबले मिनिमम 50% होने चाहिए। अब जानते हैं मॉनेटरी एसेट होता क्या है। किसी भी कंपनी का अगर उसके बैंक अकाउंट में कैश होता है या फिर उसका म्यूचुअल फंड या किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो मॉनेटरी एसेट में काउंट किया जाता है। तीसरा, अगर मॉनेटरी एसेट नेट टेंजिबल एसेट से 50% से ज़्यादा होते हैं, तो कंपनी को कमिटमेंट देना होगा कि ज़्यादा वाले मॉनेटरी एसेट हम कंपनी के बिजनेस ग्रोथ और मार्केटिंग में ही यूज़ करेंगे। मतलब आपका मॉनेटरी एसेट अगर 50% से ज़्यादा होता है, इट मीन्स नेट टेंजिबल एसेट आपका 3 करोड़ है और मॉनेटरी एसेट आपका 2 करोड़ है। जो 50 लाख रुपीज़ है, आपको आपके कंपनी के ग्रोथ और मार्केटिंग में ही यूज़ करना होता है। अब जानते हैं पेपर वर्क में कंपनी को आईपीओ इशू करने के लिए एक मर्चेंट बैंकर की ज़रूरत होती है। मर्चेंट बैंकर के बिना आईपीओ प्रोसेस नहीं हो सकता। मर्चेंट बैंकर वो सारे डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए मदद करता है जो एक कंपनी को ज़रूरत होता है अपनी आईपीओ लाने के लिए। मर्चेंट बैंक कंपनी को डिलीजेंस सर्टिफिकेट इशू कराती है। डीआरएचपी ड्राफ्ट रेट हायरिंग प्रोस्पेक्ट में मदद कराती है। एक मर्चेंट बैंकर कंपनी को अंडरराइट कराती है, शेयर का प्राइस बैंड फिक्स कराती है, प्रमोशन मार्केटिंग कराती है, साथ ही साथ कंपनी को आईपीओ के लिए सेबी में रजिस्टर करके अप्रूवल भी प्राप्त करती है। अब जानते हैं डीआरएचपी ड्राफ्ट रेट हायरिंग प्रोस्पेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। डीआरएचपी एक कंपनी का वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की सारी जानकारी होती है, जैसे कि कंपनी की कितने शेयर इशू कर रही है, कंपनी क्यों शेयर इशू कर रही है, कंपनी का प्रोजेक्ट प्लान क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लान, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में सारी जानकारी एक डीआरएचपी में होती है। अब जानते हैं कि मार्केट में लिस्ट होने के बाद आईपीओ काम कैसे करता है।
टीसीएस ने अपने आईपीओ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के मदद से इशू करवा दी है। अब जान लेते हैं टीसीएस ने अपने 50% शेयर्स ही आईपीओ के जरिए मार्केट में लाए हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं टीसीएस के पास 2 करोड़ शेयर्स है, तो उन्होंने 1 करोड़ शेयर ही मार्केट में इशू करवाए हैं फॉर पब्लिक ऑफरिंग। अब यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस होते हैं, इसलिए शेयर्स की जो बाइंग सेलिंग होती है वो सेबी के 2 मुख्य एक्सचेंज के द्वारा ही की जाती है। एक होता है एनएससी, दूसरा होता है बीएसई। एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये टीसीएस ये 2 एक्सचेंज के पास जाएगा और अपने 1 करोड़ शेयर्स बाय और सेल करने के लिए बोलेगा। अब ये एक्सचेंज पे डायरेक्ट शेयर्स ग्राउंड लेवल तक नहीं बाय एंड सेल कर सकते। इसके लिए एक्सचेंज ने अपने नीचे कुछ कंपनियों को अप्रूवल दिया होता है। इसे ही डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट कहा जाता है। ऐसे 15,000 से ज़्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट एक्सचेंज के नीचे अभी तक लिस्ट है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2 नाम लिए हैं, एक मोतीलाल ओसवाल, दूसरा अपस्टॉक। अब शेयर्स की बाइंग और सेलिंग जो होती है इन कंपनियों के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही की जा सकती है। तो यहाँ पे ही डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट आता है। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वे में होते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसे, और ये ट्रेडिंग अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया जाता है क्योंकि आगे जाके जो भी पैसों का लेन देन हो सरल और सिंपल तरीके से हो जाए। अब जानते हैं शेयर्स की लेन देन कैसे होती है। टीसीएस ने अपने 50% शेयर्स पब्लिक इशू करने के बाद मार्केट से टीसीएस कंपनी का रोल खत्म होता है। कंपनी अपने शेयर इशू करने के बाद अपने पैसे इकट्ठा करके जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। मान लीजिए टीसीएस के आईपीओ के इशू शेयर्स हमारे पहले यूजर को मिल गए और वो हमारे यूजर 1 के डीमैट में है। अब ये शेयर्स हमारे यूजर 1 को मानो सेल करना है, तो उसका डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में है, तो उसने मोतीलाल ओसवाल के प्लेटफॉर्म से वो शेयर्स भेज दिए। मोतीलाल ओसवाल ये शेयर्स एक्सचेंज को आगे फॉरवर्ड करेगी और एक्सचेंज उस शेयर्स के करंट वैल्यू के हिसाब से वो अमाउंट मोतीलाल ओसवाल को पास ऑन करेगी, और वो अमाउंट मोतीलाल ओसवाल हमारे यूज़र 1 के ट्रेडिंग अकाउंट में रख देगी। उसी तरीके से हमारे यूज़र 2 को टीसीएस के शेयर्स खरीदने हैं और उसका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अपस्टॉक्स में है। उसने अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म से ये शेयर्स खरीदने के लिए रख दिए, तो यूज़र 2 के ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे कट कर अपस्टॉक वो पैसे आगे एक्सचेंज तक पहुंचाएगी और एक्सचेंज वो शेयर्स अपस्टॉक थ्रू क्लाइंट के डीमैट अकाउंट तक पहुंचाएंगे। तो ये पूरा एक सर्कल है, सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब यूज़र 1 शेयर बेचेगा तभी यूज़र 2 शेयर खरीद पाएगा। मतलब ये पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है, जिसका जितना ज़्यादा डिमांड मार्केट में उसकी ही प्राइस आगे बढ़ती रहेगी। शेयर्स का बढ़ना और घटना पूरी तरह से कंपनी के परफॉर्मेंस, ग्रोथ और प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। तो अभी जानते हैं आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। पहले तो आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप अपस्टॉक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है। तो केवल 5 मिनट में आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो अपस्टॉक के थ्रू। अपस्टॉक से आईपीओ अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप अपस्टॉक से अकाउंट ओपन करोगे, वैसे ही आपको अपस्टॉक से मोबाइल एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन में लॉगिन करने के डिटेल्स मिल जाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन करते ही आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ नीचे आपके राइट हैंड साइड में इन्वेस्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। हम सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें डिजिटल गोल्ड, आईपीओ एंड म्यूचुअल फंड ये ऑप्शन आपको दिखेंगे। हम आईपीओ के लिए एक अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली हम आईपीओ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो विंडो ओपन होगी वहाँ पे ऑन गोइंग आईपीओ, माय एप्लीकेशन एंड पास्ट आईपीओस का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ऑन गोइंग आईपीओ मीन्स करंटली कौन से आईपीओ चल रहे हैं। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे वैसे ही जो आईपीओ अभी अप्लाई के लिए अवेलेबल है वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे इंडिया प्लास्टिसाइड लिमिटेड का आईपीओ हमें दिख रहा है, साथ ही साथ सारे डिटेल्स भी हमें दिख रहे हैं, जैसे कि मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, प्राइस रेंज क्या है इस आईपीओ की, एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रही है, एंड कब हो रही है, अलॉटमेंट कब हमें मिल रही है, रिफंड कब इनिशियल होगा, अलॉटमेंट डेट क्या है और लिस्टिंग एक्सचेंज में कब होगी। ये सारे डिटेल्स हम व्यू मोड में देख सकेंगे। सिंपली हम इस अप्लाई बटन पे क्लिक करते ही हमारा एप्लीकेशन ऑन प्रोसेस हो जाएगा। हम माय एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे और माय एप्लीकेशन में क्लिक करते ही हमें हमारा एप्लीकेशन
सबमिट जो हुआ है वो हम ट्रैक कर सकेंगे। साथ ही साथ पास्ट आईपीओज में क्लिक करके पिछले सारे 6 मंथ, 3 मंथ या 1 ईयर के या सारे जितने भी आईपीओज है हम देख पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, अपस्टॉक से आईपीओ अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। आशा करता हूँ कि आईपीओ के बारे में दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आपको अगली और कौन सी वीडियोस चाहिए।